हेलो क्लास बच्चों, कल हमने जो एक बेसिक चीज़ ली थी, ठीक है, सामाजिक में आपको जो आज का वीडियो ले रही हूँ, उसमें कल हमने बात की थी अपने भारत के बारे में, ठीक है, कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, भारत की स्थिति विश्व में क्या है, कौन से महाद्वीप में है। तो हमने इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देखी थी। और आज अपन अपने देश के बारे में थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति की भी, देश की क्या स्थिति है, या हम कह सकते हैं कि देश का काम कैसे चलता है। आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार में आप कई प्रकार की बच्चों सूचनाएं देखते हैं, खबरें आती हैं, ठीक है, अपने देश की भी होती हैं, विदेश की भी होती हैं, स्थानीय खबरें भी होती हैं, जहाँ हम लोकल रहते हैं जिस शहर में उसकी भी खबरें होती हैं। तो कई प्रकार की खबरें जो है वहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पे अपन जिस विषय पे बात कर रहे हैं बच्चों, वो आपके राजनीतिक विज्ञान वाले क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक वाली जो बुक है उसमें सरकार के बारे में जो है मैं आपको आज समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपने सरकार शब्द सुना होगा बच्चों। सरकार कोई व्यक्ति तो है नहीं, सरकार एक पूरा एक जो सिस्टम होता है जिसमें कई विभाग होते हैं, कई लोग होते हैं जो काम करते हैं, उससे हम कहते हैं सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अखबार में हम जो विभिन्न कतरने खबरों की अगर अपन देखते हैं कि भाई कौन कौन सी हैं खबरें, तो कई आता है कि सरकार ने जो है आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिया, कई किसानों से संबंधित सूचनाएं होती हैं, ठीक है, कहीं पे पानी को, पेयजल को लेकर के सूचना है, कहीं बिजली विभाग से लेकर के सूचना है। तो ये सब क्या है बच्चों, सरकार से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। और सरकार के अंतर्गत क्या है, विभिन्न जो विभाग होते हैं वो कार्य करते हैं। तो सरकार क्या है, कौन से कार्य करते हैं, क्या उसकी भूमिकाएं होती हैं, तो अपन एक सामान्य बात करते हैं, फिर अभी अपन उसका डिटेल भी देखेंगे। कई प्रकार के कानून बनाना, कई प्रकार के निर्णय करना, ठीक है, कई सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, समाज में हम रहते हैं, समाज में कई मुद्दे होते हैं, उनके लिए कार्य करना, योजनाएं बनाना, कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं जनता के कल्याण के लिए होती हैं, ठीक है, कई सारे कार्यक्रम होते हैं, उनके बारे में जो है सरकार निर्णय लेती है, कार्य करती है। जो देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करती हैं। प्रजा जो है उसका जो है सारा संपूर्ण विकास हो, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सरकार की होती है। क्योंकि देश में रहने वाले, जैसे बच्चों पुराने समय में हम क्या देखते थे कि पहले जो है राजा हुआ करते थे, तो हम कहते थे राजा के साथ, उसके साथ रहने वाले जिसकी जिम्मेदारी राजा के ऊपर होती है वो होती है प्रजा। अब क्या हो गया है, दोनों का रूप बदल गया है। राजा की जगह तो हो गई सरकारें, ठीक है, और प्रजा की जगह अब कहा जाने लगा, हम जैसे अपन कहते हैं ना, हम देश के नागरिक हैं। तो अब क्या हो गया, सरकारें हो गई हैं और नागरिक हो गए, ठीक है। तब सरकार का कर्तव्य बनता है, जैसे एक राजा का कर्तव्य था ना कि राजा जो है अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था, और मानना भी पड़ता था उसको, उसकी भी सारी सुविधाएं देना करना ये राजा का कर्तव्य होता था। तो ऐसे सरकार का कर्तव्य होता है कि देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, केवल नागरिकों की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है कि इनको जो है सब तरह से वहाँ पर देश में जो रह रहे हैं उनको सब तरह से सुविधाएं देना। तो इसके अलावा और बहुत सारे काम अगर अपन देखेंगे, ये काम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, अगर अपन इसके डिटेल में जाते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी जो है एक सूची बन करके आती है। पर अगर अपन एक सामान्य बात देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो देश की बाउंड्री होती है, सीमाएं, उन सीमाओं की रक्षा कौन करता है, सेना करती है। तो सेना जो है, अपने आप को पता है 3 तरह की सेनाएं हैं, एक जमीन वाली थल सेना है, एक जल सेना है, एक वायु सेना है। तो जो स्थलीय भूभाग है वहाँ पर हो, ठीक है, या जल की सीमा हो, उन सब की जो है रक्षा करना, देश की सीमा का ध्यान रखना, ये भी सरकार का कर्तव्य है। जो सीमा से लगे हुए हमारे जो देश होते हैं पड़ोसी, उन देशों से संबंध, शांतिपूर्वक संबंध स्थापित करना, या कोई विवाद हो जाता है कभी किसी देश से, तो उस विवाद को जो है दूर करना, उसके लिए कोई समझौते करना, संधियाँ होती हैं, कई तरह के नियम कानून बनाना, ये सब काम जो है सरकारें आपस में बैठ करके करती हैं। तो हम जब बात करते हैं देश की सीमाओं की, तो सीमा से बाहर भी जो है देश के सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। सीमा के भीतर रहने वाले जो लोग हैं उन नागरिकों की जिम्मेदारी,
जैसे अपन कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं नागरिकों की। तो नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले, सरकार इसके लिए योजनाएं बनाती है। आपने देखा गरीबों के लिए योजनाएं बनाती हैं। फिर उनको जो है रोटी कपड़ा मकान के अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन के लिए उनकी व्यवस्था हो, उनके लिए आवास, रहने के लिए घर हो। आपने देखा होगा सरकार कई योजनाएं बनाती है गरीबों के लिए, घर सस्ते जो है उसके आधार पे, तो ये जिम्मेदारी होती है। तो आवास है घर के। अब इसमें कुछ चीजें और जुड़ गई, जैसे आपने देखा होगा शिक्षा। जिस देश के नागरिक शिक्षित होंगे उस देश का और विकास होता है। तो लोगों को शिक्षित करना, अब आजकल तो सरकारों ने देखा, आपको पता है, बालिका शिक्षा के लिए भी कार्य कर रही हैं, ठीक है, लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिले, इसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और स्वास्थ्य सुविधाएं, जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे वह देश आगे बढ़ता है, क्योंकि उस देश के नागरिक ज़्यादा योगदान देते हैं, विकास कार्यों में योगदान देते हैं। तो ये फिर कई बार विपदाएं आ जाती हैं, आपदाएं आ जाती हैं, कभी सूखा आ गया, कभी भूकंप आ गया, ठीक है, इस तरह से जो है कई प्रकार के विपद आती हैं। तो उसमें भी पीड़ितों का ध्यान रखना, ये भी सरकार का जो है एक कर्तव्य है, या सरकार की जिम्मेदारी है, वो एक तो करती है। तो अभी तो हम क्या करें बच्चों, सिंपल जो है काम देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि सरकार ये जो कार्य करती है, तो सरकार को कैसे पता चलता है कि कौन से कार्य करना है। तो आपको एक सामान्य बात बता रही हूँ कि कुछ बच्चों अपना जो संविधान होता है ना, संविधान जो है अपना, उस संविधान में कुछ सूचियां बनी हुई हैं। यहाँ पे मैं नाम बताऊंगी इनकी सूचियों के। एक तो सूची होती है केंद्र सूची, केंद्र ने देश पूरा। एक होती है राज्य सूची, ठीक है, और एक होती है समवर्ती सूची। और सबको पता है हम जब आजाद हुए, फिर हमारा जो संविधान बना, तो उस संविधान में जो है जो विषय थे, मतलब जो चीजें इसमें थी, तो उन विषयों पे ही कानून बनते हैं। तो ये बच्चे जो है सूचियां हैं, केंद्र सूची, जिसको संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक सूची और। तो पहले अपन शॉर्ट में देखते हैं कि ये जो तीन है ना बच्चों, यहाँ पे ये तीन सूची, इन सूची के अंतर्गत विषय हैं, ठीक है। ये जो विषय हैं, जैसे केंद्र सूची के जो विषय हैं, ये केंद्र के पास है, मतलब केंद्र सरकार। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों सरकार के स्तर। यहाँ पे हमने देखो लिखा हुआ है 3 स्तर। एक सरकार जो होती है, जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पे मैंने बात की ना, केंद्र सरकार या संघ सरकार या राष्ट्रीय सरकार जो होती है, पूरे देश की जो होती है, जिसका प्रभाव पूरे देश में होता है, या जो पूरे देश में कानून बनाती है, पूरे देश का शासन करती है, वो केंद्र सरकार। और कहाँ पे केंद्र सरकार को पता है? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली क्या है, देश की राजधानी। तो ये एक पहला अंग हो गया, जो पूरे देश पर अगर प्रश्न आता है राष्ट्रीय सरकार किसे कहते हैं, या केंद्र सरकार किसे कहते हैं, या संघ सरकार किसे कहते हैं, तो ये तीनों चारों सब एक ही है। इनके नाम अलग अलग बता दिए, पर ये सब एक ही है। पर्यायवाची आप पढ़ते हैं ना, इससे तो एक ही चीज। तो यहाँ पर जो सरकार पूरे देश पे कानून बनाती है, पूरे देश का शासन चलाती है, उसे कहते हैं केंद्र सरकार। तो यहाँ पर इसका संबंध जो है इस सूची से है, केंद्र सूची से, कि सरकार जब कानून बनाती है तो किस सूची के विषय? केंद्र सूची के विषय उसके पास है। अब उसमें जैसे अभी अपन ने बात की थी कि देश की सीमाओं का ध्यान रखना, तो सेना, अब सेना जो है पूरे देश का ध्यान रख रही है ना, तो ये सेना संबंधित जो कानून है वो कौन सी सूची में आते हैं? केंद्र सूची में आते हैं। या हम कहते हैं देश की मुद्रा, पैसा, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो अपने नोटबंदी हुई थी, ठीक है, पुराने नोट चलन से बाहर हो गए थे और नए नोट आए थे, तो ये काम भी किसने किया था? केंद्र सरकार ने किया था। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी मुद्रा वाला विषय, ये भी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सूची में है ये। विदेशों से, विदेशी संबंध, जैसे अपन ने बात की थी कि दूसरे देशों से संबंध रखना, ये करना, विदेशी व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ऐसे तकरीबन 97-98 विषय। कई बार जब इसके एक ही में से कई और आ जाते हैं, तो ये लगभग 97-98 विषय जो है वो इसमें यहाँ पर आते हैं केंद्र सरकार के पास। तो ऐसे बहुत सारे, रेलवे है, डाकतार है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह होते हैं, जो तट होते हैं, अपने समुद्री तट है, विमानपत्तन है, ऐसे बहुत सारे, वीज़ा है, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये केंद्र सरकार के पास। तो मतलब कौन से विषय? केंद्र सूची के।
अब इसे दूसरे स्तर पर आती है राज्य सरकार। तो एक दूसरी सूची है बच्चों राज्य सूची। अगर अपन एक उदाहरण के तौर पे देखें कि सेना अगर केंद्र के पास है तो राज्य में क्या होती है, पुलिस देखी होगी आपने, तो राज्य सरकार, राज्यों को क्या दी जाती है, पुलिस। ठीक है, तो ऐसे लगभग 66 विषय 66 विषय जो है वो राज्य सूची के विषय में आते हैं, जिनके ऊपर कानून बनाना किसके हाथ में है, राज्य सरकार के। मतलब ये विषय किसके पास है, राज्य सरकार के पास। ठीक है, अब ये मान लो आप कि ये जो विषय हैं ये संविधान में थे, तो संविधान में से क्या किया, बांट लिए गए। केंद्र सरकार ने कुछ विषय अपने पास रख लिए जो उसके वजह उसके पास होने चाहिए थे, उसने कुछ विषय किसको दे दिए, राज्य सरकार को दे दिए। अब इसके बाद भी बच्चों कुछ विषय बच गए जो कॉमन थे, जैसे शिक्षा, एजुकेशन है मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो विषय है ये इस सूची में रखे गए, इसको नाम दिया गया समवर्ती सूची। मतलब इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और ये राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ये कॉमन विषय है जिसपे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा को लेकर के अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है, राज्य सरकार भी कानून बना रही है, तो ऐसे में फिर दोनों का एक ही विषय पे कानून बना है तो क्या हो, तो ऐसे में बच्चों अगर कोई बात होती है ना, तो चूंकि केंद्र सरकार बड़ी है तो इसका कानून माना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी विषय को लेकर के पता चले कि दोनों सरकारें कानून बना रही हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। तो समवर्ती सूची के विषय वो होते हैं जिसमें ये दोनों कानून बनाती है। तो बच्चों ये विषय तो वो हैं जो संविधान के भीतर है। उस समय जब अपना संविधान बना था, तो संविधान बनने के बाद 1950 में बना था, उसके बाद आज देखो कितने साल हो गए, अपने 2021 आ गया। तो क्या 1950 के बाद कोई नए विषय नहीं जोड़े गए, कोई नई चीजें नहीं आई, वो सब आई हैं। कंप्यूटर जुड़ा है या मोबाइल जुड़ा है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित बहुत सारी नई नई चीजें जुड़ी हैं। तो वो विषय कहाँ है, तो वो विषय के लिए एक अलग से सूची बनाई गई, अवशिष्ट सूची। उसमें भी केंद्र का ही कानून था, मतलब केंद्र सरकार ही उन विषयों पर कानून बनाएगी। तो ऐसे देखा जाए तो 3, और फिर जो बाद में संविधान बनने के बाद में जो सूची बनाई गई वो 4। तो इस तरह से यहाँ पर इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो अलग अलग सरकारों को सौंपा गया है। आया इतना समझ में आपको? पहले तो हमने क्या किया, सिंपल सा ये देखा कि भाई सरकार से तात्पर्य क्या है। तो सरकार एक तंत्र है, जो राज्य है ना, एक राज्य रूपी जो धारणा है, उसमें सरकार कार्य करती है, देश में कार्य करती है विभिन्न अंगों के माध्यम से। एक पूरा जो तंत्र है, शासकीय तंत्र है, उसके द्वारा ये कार्य होता है। तो ये हमने पहले देखे थे कि कुछ कार्य हैं जो सरकार करती है। सबसे पहले इसमें अपन ने क्या देखा, कानून निर्माण करना। तो कानून निर्माण में हमने ये यहाँ पर सूचियाँ देख ली भाई, क्योंकि ये किसमें है, संविधान में है। संविधान में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी कुछ केंद्र सरकार की है, कुछ राज्य सरकार की है, और कुछ दोनों की है कुछ विषयों पर। और कुछ विषय ऐसे हैं जो बाद में आए, तो उसमें केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है इस पर कानून बनाने की। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि पहले बच्चों अभी अपन ने जो बात की कि राजाओं का शासन हुआ करता था, तो आज भी दुनिया के कई देशों में वही शासन है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं विश्व की, ठीक है, तो विश्व में हम सब जगह एक सा शासन नहीं कर सकते कि एक सी शासन प्रणाली है। बहुत सारे देशों में अलग अलग शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ अगर अपन देखते हैं तो कौन सी है बच्चों, लोकतंत्र। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है लोकतांत्रिक सरकार। अपने देश में क्या है बच्चों, लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ जानते हैं, जनता का शासन। कैसे जनता का शासन, आपने चुनाव शब्द सुना होगा। चुनाव होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं कि देश में रहने वाली या देश की जो जनता है, ठीक है, वो वयस्क मताधिकार, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार। कुछ बच्चों को नहीं पता होता वयस्क मतलब क्या होता है। वयस्क मतलब इसको पर अंग्रेजी में कहते हैं एडल्ट, यानी 18 वर्ष। अभी तो आप 18 वर्ष के नहीं हो, तो आप चुनाव में नहीं जाते हो वोट देने के लिए, ना आप चुनाव में खड़े हो सकते हो। तो वोट डालने की जो उम्र होती है, मतदान जिसको अपन कहते हैं, मताधिकार, मत देने का अधिकार, मतलब हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं। ये आपको अधिकार कब मिलता है, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे, ठीक है। तो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के, और देश में रहने वाले कोई भी जो देश के नागरिक होते हैं ना, भारत के नागरिक जो हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है,
किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको वोट देने का अधिकार है। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। बच्चों, आज़ादी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे देशों में, अपने भारत में भी आज़ादी से पहले औरतों को, महिलाओं को और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आश्चर्य हुआ आपको जान के? आजकल तो आप देखते हो घर में चुनाव के दौरान महिलाएं भी जाती है, पहले अधिकार नहीं था। पहले अधिकार केवल किसको था? जो पढ़े लिखे पुरुष थे ना, जेंट्स जिसको अपन कहते हैं, और वो भी अमीर, संपत्तिवान जिसको अपन कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़े लिखे संपत्तिवान पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। सामान्य लोगों को, महिलाओं को अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इसके बारे में लिखा था कि मैं इस बात को सही नहीं मानता हूँ, ठीक है, कि जो पढ़ा लिखा है उसी को वोट देने का अधिकार हो, और जो व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है, जो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, अपना खून पसीना बहा करके काम कर रहा है, ठीक है, वो गरीब है केवल इसलिए उसको वोट देने का अधिकार ना दिया जाए, ये गलत है। तो उन्होंने इस बात के लिए अपना जो है क्रोध बताया था या क्रोध दर्शाया था कि भाई सबको ये हक मिलना चाहिए। फिर बाद में आपको मालूम है, अब तो इस दुनिया में भी कई देशों में जो है नियम कानून बदले गए हैं। भारत में तो ही महिलाओं को भी हक है। हमारे यहाँ इसलिए क्या कर दिया गया, एक उम्र तय कर दी गई कि 18 वर्ष जो है, उससे अधिक जो भी हैं देश में रहने वाले, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हों, उनको वोट देने का अधिकार है। तो एक ये सबसे बड़ी जो जीत अपनी थी, महिलाओं को भी मिली और जो गरीब है उनको भी मिली। अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबको वोट देने का अधिकार यहाँ पर मिलता है। तो लोकतंत्र जो है बच्चों, ये हर देश में नहीं है। दुनिया के अभी भी कई देशों में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर क्या है? तो आपने एक सुना होगा, अभी जो मैंने बात की थी राजाओं का शासन, राजतंत्र। आपके सिलेबस में बताया गया राजतंत्र। राजतंत्र में या तो राजा या रानी उस देश के शासन का प्रमुख होते हैं। उन राजा और रानी के कुछ प्रमुख विशेष लोग होते हैं, सलाहकार, जो उनके साथ होते हैं, वो उनको सलाह देते हैं, ठीक है, और या उनके साथ वो रहते हैं। उनके सारा जो मंत्रिमंडल होता है वो उनका कार्य करता है। अब राजा का जो निर्णय होता है, जो राजा का जो आदेश होता है, वही कानून बन जाता है, सबको मानना पड़ता है। जैसे पुराने समय में आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक राजा ने जो आदेश कह दिया वो सबको मानना पड़ता, प्रजा मना नहीं कर सकते। तो अभी भी बहुत सारे देशों में राजतंत्र है। और वहाँ पे क्या व्यवस्था है बच्चों? राजा है, राजा के बाद उस गद्दी पे उसका बेटा बैठ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर उसका बेटा बैठ जाएगा। तो ये पहले से ही तय है कि एक राज परिवार जो है, उसी परिवार के लोग जो होंगे वो राजा बनेंगे। अब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अब तो रानियां भी देखते हैं अपन संभालती है, शासनकाल वगैरह संभालती है, ठीक है। तो इनको ये हक है। तो इसको अपन एक तरह से कह सकते हैं वंशवाद। ये पहले से ही तय है, जनता का इसमें कोई भी योगदान नहीं। जनता को तो केवल अपने देखना है कि वे हमारे ऊपर शासन करने वाला कौन है, कौन नया राजा बना है, किसका राज्याभिषेक हुआ है, कौन हमारे ऊपर शासन करेगा। इसके विपरीत जो हमारे देश में बच्चा, हमारे देश में राजतंत्र नहीं है। पहले हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, अब राजतंत्र नहीं है, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतलब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष मतलब हम देखते हैं कि पहले कुछ चुनावी पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं, वो अपने अपने दल में से जिसको वो योग्य समझते हैं उनको चुनाव में खड़ा करते हैं, ठीक है। और जिनको चुनाव में खड़ा किया है उनको जो पसंद करती हैं जनता, वो उनको वोट देती है। अब चाहे वो किसी भी पार्टी का, बहुत सारी पार्टियां हैं अपने यहाँ पर, तो जिसकी पसंद जनता सर्वाधिक जिसको पसंद करती है वो दल चुनाव जीत जाता है। फिर उसकी वहां पर सरकार बन जाती है। तो जिताया किसने? जनता ने तो जिताया। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता का है चुनाव, जनता ने अपने बीच में से लोगों को खड़ा किया है चुनाव में, उन्हीं को वो जिता रही है और वही लोग उनके ऊपर शासन करेंगे। तो ये पूरे क्या है? व्यवस्था है। तो ये हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव के जरिए जनता अपनी रुचि या अपनी चॉइस कह सकते हैं, चयन करती है प्रतिनिधियों का, और जिस पार्टी के लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद करती है, मतलब सबकी राय एक हो जाती है, बहुमत,
कि भाई एक ही पार्टी को सब लोगों ने अपना जो है चुना है, जिताया है, उस पार्टी का जो मुखिया होता है। ये व्यवस्थाएं केंद्र में भी होती हैं बच्चों और राज्य में भी होती है। तो केंद्र में जो जीतता है यहाँ पर, वो बन जाता है देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री। जो राज्य में सबसे ज़्यादा वोट लेकर के पार्टी जीतती है, उसका बनता है राज्य को चलाने वाला जो वास्तविक शासक है, वो बनता है मुख्यमंत्री। और ऐसे ही स्थानीय स्तर पे चुनाव होते हैं। आपने सुना होगा पंच सरपंच होते हैं ना, इनके चुनाव होते हैं। तो वो अपने अपने एरिया को संभालते हैं। सरपंच जो होता है वो अपने एरिया का, अपने गांव का, वहाँ का या आसपास के गांव के जो होते हैं, इनका मुखिया होता है वो। तो इस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो अपने भारत में 3 प्रकार के सरकार के स्तर हैं। एक हो गया पूरे देश की सरकार, जिसको अपन केंद्र सरकार कहते हैं। तो उसका स्तर क्या हो गया? सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर, उससे नीचे हो गया राज्य स्तर पर, और उससे नीचे हो गया स्थानीय। या तो अपन ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर चले। तो अगर अपन सबसे नीचे स्तर पे देखते हैं तो स्थानीय सरकार है, जहाँ पे हम रहते हैं। आज हम शहर में रहते हैं तो हमारे शहर में स्थानीय सरकार कौन सी है। गांव में हम रहते हैं तो गांव में कौन सी सरकार है, मतलब कौन सा स्तर है। पंचायत है गाँव में, सबसे छोटा ग्राम पंचायत होती है ना, इस तरीके से। तो ये कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर स्तर बनाए गए, एक राष्ट्रीय स्तर, एक राज्य स्तर और एक स्थानीय स्तर। इसके आधार पे सरकार क्या करती है, फिर कानून बनाती है। अगर केंद्र सरकार, अभी हमने बात की थी, कानून बनाएगी तो वो केंद्र सूची के विषयों पे कानून बनाती है, तो पूरे देश में लागू होते हैं। ठीक है। राज्य सरकारें कानून बनाएंगी तो राज्य के लिए कानून बनेंगे। स्थानीय सरकार के जो कानून होते हैं वो स्थानीय तौर पे होते हैं। पर वैसे भी अगर अपन देखा जाए ना, तो ये आवश्यक नहीं है कि केंद्र सरकार के केंद्र सूची के विषय पर ये यहाँ पे भी कानून बना सकती है। अगर कहीं लगता है कि अरे राज्य सूची में कोई ऐसा विषय है जो तो केंद्र के पास होना चाहिए, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची पे तो दोनों का हक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देश में जो सरकारें कार्य कर रही हैं, देश में रहने वाले नागरिकों के लिए जो सरकारें कानून बना रही हैं, तो उनमें कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरा कर रही हैं। और केवल बच्चों कानून बनाने ही नहीं, उन कानूनों को लागू भी करना और कानूनों को मनवाना भी, नागरिकों को उसके लिए उनको प्रेशर डालना, बाध्य करना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे आप रोड पे जाते हो तो आपने देखा होगा जो वाहन चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है, देखा होगा ना आपने। और अगर लाइसेंस नहीं है तो चालान कट जाता है। तो सरकार ने क्या किया, ये नागरिकों को कानून मानने के लिए बाध्य किया ना, कि आपकी जिम्मेदारी है लाइसेंस बनाना, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो आपका चालान हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, कानून का उल्लंघन किया। कौन से कानून का? जो सरकार ने कानून बनाया था। तो अगर सरकार के पास ये अधिकार है तो नागरिकों के पास भी अधिकार है कि अगर नागरिक को लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, जिसे सरकार ने मुझे स्वतंत्रता दी हुई है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, को अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो उसको कहीं लगता है कि अरे ये तो मेरे अधिकार को मुझे नहीं दिया जा रहा है, तो वो कहाँ जा सकता है? इसके लिए क्या सुविधा दी गई है? न्यायालय की सुविधा दी गई है। वो न्यायालय में जा सकता है, वहाँ पे अपनी बात रख सकता है। तो वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसके लिए। तो अभी तो हमने आज कहाँ पे बात देखी बच्चों? हमने केवल अभी सरकार के स्तर देखे हैं, सरकार का कामकाज देखा है, सरकार काम कैसे करती है, मुख्य काम इसका क्या है। सरकार के पास तो बहुत सारे कानून हैं बनाने के लिए, ये सारे जो है इन सूचियों पे जितने सारे विषय हैं उन सब विषयों पे कानून बनाती है। तो ये काम कैसे करती है, ये अगर हम कहते हैं सरकारें हैं, तो सरकार ये काम कैसे करती है, किसके जरिए करती है। जैसे आज अपने घर में काम हो रहा है ना, खाना भी बनता है, बाहर जाकर के भी हम काम करते हैं, पर कुछ काम क्या होते हैं बच्चे बटे हुए होते हैं, कि कुछ काम जो होते हैं विभाजन हो जाता है कि ये काम जो है महिलाओं के हैं, ये काम जो है पुरुषों के हैं। इस तरह से काम का विभाजन यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे देश में ये सरकारों का काम हो रहा है ना, देश के लिए कानून बनाने का काम हो रहा है या अन्य काम हो रहे हैं, तो ये काम कौन कर रहा है? इस काम के लिए बच्चों, जैसे अपन कहते हैं ना, अपने परिवार के अंग हैं, परिवार में माता पिता भी है, बच्चे भी हैं, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, सबके अपने अपने कार्य बटे हुए होते हैं। कई कार्य हम सब मिलजुल के भी कर लेते हैं। तो ये कार्य कैसे होते हैं, और हम सब एक दूसरे से बंधे हुए भी हैं, एक के बिना दूसरे का काम भी नहीं चलता। तो ऐसी ही जो सरकारें हैं
ये जो सरकारें हैं ये किससे काम करती है, कौन से अंग है इसके, ये कौन कौन से अंग है, यहाँ पे मैं आपको नाम बता देती हूँ। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इसमें 3 अंग बताती हूँ। पहले में आ जाता है बच्चों व्यवस्थापिका, पहला नाम आता है व्यवस्थापिका, दूसरा आता है कार्यपालिका और तीसरा आता है न्यायपालिका, जो कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया न्यायपालिका का, कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भी मेरे साथ अन्याय हुआ है तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप न्यायालय जाइए, कोर्ट जिसको अपन कहते हैं, कोर्ट में आप अपनी बात रखिए। अगर आप सही हैं तो आपके साथ न्याय होगा, अगर आप खुद गलत हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, या आपके खिलाफ जो है कोई दूसरा व्यक्ति भी जो है जा सकता है। तो एक तरह से क्या है, सरकार ने व्यवस्था कर दी है हमें न्याय दिलाने के लिए। तो ये सब काम किसके जरिए हो रहा है, सरकार के 3 अंग होते हैं। अभी हमने क्या बात की थी, सरकार कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। वापस मैं वही बता रही हूँ, एक देश की सरकार होगी, एक राज्य की होगी और एक स्थानीय। आप में से कुछ लोग जो है गाँव में जो है रहते होंगे, अभी शहर में आप आए हैं, पर आपके माता पिता जो है गांव से संबंधित हैं, तो कई आपने देखा होगा चुनाव के लिए वो वहाँ जाते हैं गांव में वोट देने के लिए, क्योंकि उनका नाम वहाँ पर है। तो वो स्थानीय स्तर पर वहाँ पे चुनते हैं लोगों को, जो उनके सरपंच बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों सरकारों का काम 3 अंगों से चलता है। 3 अंग कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये 3 अंगों के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी, उसका डिटेल होगा। तो अभी तो हमने जो बात की कि किस तरह से पहले वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। केवल भारत की बात नहीं करें बच्चों, अपन विश्व में भी, अमेरिका में भी नहीं था, ब्रिटेन में भी नहीं था अधिकार। तो महिलाओं को खासतौर पे, तो महिलाओं ने बच्चों इसके लिए एक आंदोलन चलाया कि हमको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उसको कहा गया महिला मताधिकार आंदोलन। मतलब महिलाओं ने अपने मताधिकार को पाने के लिए आंदोलन किया। उसको सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफ्रेज है ना, वोट देने का अधिकार, सफ्रेज मूवमेंट। और बहुत प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय ये आंदोलन ने गति पकड़ी और बहुत लंबे समय तक आंदोलन चला और आखिरकार महिलाओं ने अपना अधिकार लिया। अमेरिका में ये मिला 1920 में, ठीक है, और उसके कुछ सालों बाद ब्रिटेन में मिला 1928 में। तो महिलाओं ने अपने वोट देने का अधिकार को हासिल किया। और अपने देश में भी आपको पता है महिलाएं वोट दे रही हैं। पहले अभी आपको समझाया था मैंने कि पहले वोट देने का अधिकार कुछ सीमित लोगों को ही था, जिसमें भी पुरुषों को ही अधिकार था। अब लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र सबको समान या सबको समान भाव से समानता अधिकार देता है। तो वह समानता का अधिकार दिखाई देता है वयस्क मताधिकार। तो अगर कोई पूछे वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई स्त्री पुरुष जो है किसी लिंग जाति धर्म से संबंध रखते हो, ठीक है, सभी को चुनाव में वोट देने का अधिकार जो होता है वो कहलाता है वयस्क मताधिकार। तो आज हमने इतना ये पढ़ा। तो आप इसमें अब समझ गए होंगे सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार के क्या कार्य हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सरकार के कार्यों की लिस्ट बनाइए, तो आप कम से कम 10 कार्य तो बता ही सकते हैं। यूँ तो कार्य तो बहुत सारे हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत सारे कार्य अपनी तरफ से, क्योंकि आप देख रहे हैं, रोजाना सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार में सुनते हैं, टीवी में देखते भी हैं, ये सरकारें क्या क्या कार्य करती हैं, है ना। और उनके पास जिम्मेदारी क्या क्या है, अपने देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, उनके बारे में, ठीक है, वो निर्णय लेती हैं, योजनाएं बनाती हैं। योजनाएं क्यों बनाई जाती है, इसलिए योजनाएं यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये हमने आज थोड़ा सा सरकार के बारे में समझा, सरकार क्या है। तो ये क्वेश्चन इसी के बन जाते हैं। तो आपको ये पढ़ करके और आपको बुक्स ले लेनी है। उसमें आपको जो राजनीतिक वाली जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर है सरकार, उस सरकार के चैप्टर को आप पढ़िए और उसमें से कुछ प्रमुख जो चीज़ें हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। जैसे सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, उसमें प्रत्येक स्तर के बारे में बताया गया, उनका अर्थ बताया गया कि केंद्र सरकार कौन सी है, राज्य सरकार कौन सी। जैसे बन के केंद्र सरकार है देश की सरकार, और राज्य सरकार जैसे बन के राजस्थान की सरकार है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं, और राज्य उनकी भी सरकार है, तो ये राज्य सरकार हो जाती है। और एक होती है स्थानीय सरकार। तो आप इसमें से प्रमुख चीज़ें लिखेंगे। जैसे सरकार का अर्थ क्या है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र का क्या अर्थ है,
ठीक है। राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र में क्या व्यवस्था होती है? जैसे आपको बताना है, जहाँ पे राजा का या रानी का शासन होता है, उनके प्रमुख सलाहकारों की टीम होती है या एक सलाहकारों का पूरा समूह होता है जो उसमें कार्य करता है। फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या है, सरकार के कितने स्तर होते हैं, उन सब स्तरों की परिभाषा भी आपको देनी है। तो इतने आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतने ही। तो आपको जो रोजाना पढ़ाया जा रहा है वो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और कॉपी में उसके बारे में, मतलब आप कॉपी में काम रोजाना करेंगे, ठीक है। जो भी समझाया जा रहा है उसके पॉइंट्स बना करके और आप यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले तो अपना हो गया सरकार से क्या अर्थ निकलता है, सरकार के कार्य कौन कौन से हैं, तो कम से कम 5 से 7 कार्य तो आपको बताने हैं इसमें। फिर सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, तो 3 स्तर हैं, तीनों स्तर की परिभाषा आ जाएगी, एक एक 2-2 लाइन की, ठीक है। वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इतने ये 5-5 क्वेश्चन आपके जो है वो बन जाएंगे। तो क्वेश्चन के रूप में कह लें या हेडिंग के रूप में आप इसको कॉपी में कर लेंगे। तो रोजाना का आपको एक एक टॉपिक जो है कॉपी में करना है। और कॉपी मैंने आपको पहले ही बताई थी बच्चों, रफ कॉपी में काम नहीं होगा, फेयर कॉपी बनानी है आपको, फेयर कॉपी में काम करना, ठीक है। तो आप एक बार इसको और देख लें, फिर हम आगे अगले इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है।